नमस्कार, आप सभी को वॉइस ऑफ करियर में स्वागत है। आज कॉमन एरर पढ़ेंगे। आइए देखते हैं कॉमन एरर। ऑन हियरिंग फ्रॉम यू आई विल कम नॉट ओनली टू द एयरपोर्ट बट विल ऑल्सो हेल्प यू इन द कस्टम्स क्लियरेंस। तो एक सेंटेंस दिया हुआ है और इसमें आपको कॉमन एरर पकड़ना है। तो आइए देखिए क्या कहता है रूल जो। तो नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो का प्रयोग होता है। एक तो पेयर ए होता है, आइदर के साथ और का पेयर होता है, और एक होता है नाइदर के साथ नॉर का प्रयोग होता है। तो इसमें एक प्रकार का गलती तो ये करता है कि नॉट ओनली का प्रयोग करता है, या तो ऑल्सो छोड़ देता है या तो बट करके छोड़ देता है या दोनों कभी कभी छोड़ देता है। तो एक गलती यहाँ से पकड़ा जाता है। दूसरा बात है कि आदर के साथ और होता है, नाइदर के साथ नॉर होता है। एक प्रकार का एरर हो गया। दूसरा प्रकार का एरर यहाँ पर आता है कि यहाँ पर जो भर्ब जो प्रयुक्त होता है, जो भर्ब प्रयुक्त जो होता है, बट ऑल्सो के बाद जैसा सब्जेक्ट होता है उस पर डिपेंड करता है, और के बाद जैसा सब्जेक्ट होगा उस पर डिपेंड करेगा, नॉर के बाद जैसा सब्जेक्ट होगा उस पर डिपेंड कर देगा। ये दूसरे टाइप का यहाँ से क्या होता है, एरर पूछे जाते हैं। तीसरे टाइप का पूछा जाता है कि यदि बट ऑल्सो के प्रयोग, और का प्रयोग या नॉर का प्रयोग जिस पार्ट्स ऑफ स्पीच के पहले होता है, जिस पार्ट्स ऑफ स्पीच के पहले होता है उसके पहले ही नॉट ओनली का प्रयोग होगा, या आइदर का प्रयोग होगा या नाइदर का प्रयोग होगा। मतलब कहने का मतलब है कि अगर बट ऑल्सो का प्रयोग नॉन के पहले हुआ है तो नॉट ओनली का प्रयोग भी नॉन के पहले होगा। अगर भर्ब के पहले हुआ है बट ऑल्सो का प्रयोग तो नॉट ओनली का भी प्रयोग भर्ब के पहले होगा। अगर प्रोनाउन के पहले हुआ तो प्रोनाउन के पहले होगा। अगर प्रीपोजिशन के पहले हुआ तो प्रीपोजिशन का पहले होगा। तो इस सिचुएशन में जरा देखेंगे, इस सेंटेंस में देखेंगे यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आया है बट, यहाँ पर आया है, और देखिएगा ऑल्सो यहाँ पर है। इसका प्रयोग ध्यान से देखिएगा तो ये क्या है, भर्ब के पहले आया है। देखिए हेल्प क्या है, एक भर्ब है। तो हेल्प के पहले किसका प्रयोग हुआ है, बट ऑल्सो का प्रयोग हुआ है। यहाँ पर ध्यान से देखेंगे हेल्प के पहले बट ऑल्सो का प्रयोग हुआ है। तो नॉट ओनली का भी प्रयोग किसके पहले होगा, भर्ब के पहले होगा। बट ऑल्सो का प्रयोग भर्ब के पहले हुआ। हेल्प एक भर्ब है, एक प्रिंसिपल भर्ब है। तो हेल्प के पहले बट ऑल्सो का प्रयोग हुआ है, तो नॉट ओनली का भी प्रयोग किसके पहले होगा, तो भर्ब के पहले होगा। देखिए नॉट ओनली कहां पर है, देखिए यहां पर है बी पार्ट में। ध्यान से देखिएगा बी पार्ट में क्या है, नॉट ओनली जो कम के बाद दिले, भर्ब के बाद दिया हुआ है, नॉट ओनली का प्रयोग हुआ है। कम के बाद है नॉट ओनली का प्रयोग, जबकि बट ऑल्सो का प्रयोग जो है हेल्प के पहले है। इसीलिए नॉट बी पार्ट में गलती है। इसका सुधार करके लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, क्या होगा, भर्ब के पहले इसका प्रयोग होगा। नॉट ओनली का प्रयोग भर्ब के पहले होगा। मतलब क्या होगा, नॉट ओनली कम का प्रयोग होगा। बी पार्ट में क्या हो जाएगा, बी में क्या इसका सही रिजल्ट क्या हो जाएगा, नॉट ओनली क्या होगा, कम का प्रयोग होगा, यानी कि भर्ब के पहले होगा। कम क्या है, एक भर्ब है, प्रिंसिपल भर्ब है। ऐसा क्यों कहा गया, क्योंकि बट ऑल्सो का प्रयोग भर्ब हेल्प के पहले हुआ है, इसलिए नॉट ओनली का प्रयोग भी किसके पहले होगा, तो कम के पहले होगा। तो एरर कहां पर था, तो बी पार्ट में एरर था। आइए दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, आई हैव बीन वर्किंग फॉर दिस ऑर्गेनाइजेशन फॉर द लास्ट 10 ईयर्स। तो एक सेंटेंस दिया हुआ है और इस सेंटेंस में देखना है कि कहाँ पे एरर है। तो सबसे पहली बात कि इसमें जानने वाली क्या चीज़ है कि फॉर के साथ जब टाइम दिखाई देता हो, फॉर के साथ टाइम हो या सिंस के साथ भी टाइम आ सकता है, सिंस के साथ टाइम हो, ये पॉइंट ऑफ टाइम को रिप्रेजेंट करता है। पॉइंट ऑफ टाइम रहता है तो सिंस का प्रयोग होता है, पीरियड ऑफ टाइम होता है तो फॉर का प्रयोग होता है। तो पहले तो ये देखना है
कि दोनों का जो मैच है वो सही है कि नहीं। तो सिंस का प्रयोग पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब हो गया कोई ईयर का नाम दिया हुआ हो सकता है, डे का नाम हो सकता है, मंथ का नाम हो सकता है, सीजन का नाम हो सकता है, वो सब होगा। यहाँ पर फॉर का प्रयोग होगा कितने का समय दे ले रहा है, जैसे 10 वर्ष का है तो 10 वर्ष है पीरियड ऑफ टाइम कहलाता है। इसका मतलब है कि फॉर का क्या है, पोजीशन सही है, फॉर का मैच टाइमिंग के साथ सही है। दूसरी बात यहाँ पर अगर ए वाला सही हो जाए, ए वाला यहाँ पर सही दिखा दे या ए वाला सही दिखाई दे, तब उसके बाद टेंस पर आना चाहिए। इसमें जो टेंस प्रयोग जो होता है वह प्रयोग होगा क्या, या तो तीसरा सही हो सकता है या चौथा सही हो सकता है, लेकिन कभी भी पहला सही नहीं होगा और दूसरा सही नहीं होगा। तीसरा का मतलब हो गया परफेक्ट टेंस, और चौथा का मतलब होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, हैव को प्रेजेंट बोलते हैं, बीन को परफेक्ट बोला जाता है, अब वर्किंग जो है वह क्या है, कंटिन्यूअस है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस ये चौथा टेंस को रिप्रेजेंट करता है। परफेक्ट कंटिन्यूअस जो होता है वो चौथा टेंस में है। तो इसका मतलब क्या है कि टेंस भी सही है, साथ साथ फॉर के साथ टाइम का मैच भी सही है, दोनों जगह सही है। तो इस प्रश्न में कोई एरर नहीं है। आंसर इसका क्या हो जाएगा, नो एरर हो जाएगा, नो एरर हो जाएगा। ध्यान रखने वाली बात यह है इसमें कि कभी भी इसमें पहला टेंस और दूसरा टेंस का प्रयोग नहीं होता। पहला और दूसरा टेंस का मतलब ये हुआ कि कभी भी इंडेफिनिट टेंस में नहीं हो सकता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में नहीं हो सकता है, या दूसरा का मतलब हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस में नहीं हो सकता है। पहला का मतलब हो गया इंडेफिनिट, पहला का मतलब इंडेफिनिट टेंस में यूज नहीं हो सकता है। दूसरा का मतलब हो गया कंटिन्यूअस में कभी भी यूज नहीं होगा, ना प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हो पाएगा ना पास्ट कंटिन्यूअस में हो पाएगा। और तीसरा का मतलब हो गया परफेक्ट, जब भी होगा परफेक्ट में हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट में हो या पास्ट परफेक्ट में हो। आप ये चौथा का मतलब हो गया परफेक्ट कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस के साथ ही इसका यूज हो सकता है या परफेक्ट टेंस के साथ ही इसका यूज हो सकता है, लेकिन कभी भी इंडेफिनिट टेंस या कंटिन्यूअस के साथ फॉर या सिंस का साथ एक साथ यूज नहीं हो सकता। एक एग्जांपल इसको देख लेते हैं, जैसे ऐसा लिखा हुआ है। पहला एक एग्जांपल ले लेते हैं, ही इज टीचिंग सिंस मॉर्निंग, ऐसा लिखा हुआ है। तो देखिए सिंस के साथ टाइमिंग पहले देखना चाहिए, ये सही है। उसके बाद टेंस देखिए, इज टीचिंग का मतलब हो गया, इज टीचिंग जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में दिया हुआ है। ये क्या कहता है कि दूसरा टेंस के साथ यूज नहीं होता है। इसका मतलब ये वाला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसका सही जब बनाएंगे तो वह हो जाएगा ही हैज़ बीन क्या हो जाएगा, टीचिंग सिंस मॉर्निंग हो जाएगा। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, आई ईट राइस फॉर एन आवर। देखिए फॉर के साथ टाइमिंग का मैच यहाँ पे सही है। दूसरी बात टेंस देखिए, पहला टेंस क्या बतलाता है, इंडेफिनिट बताता है, पहला टेंस इंडेफिनिट होता है। तो ये क्या हो गया, इंडेफिनिट के साथ भी सही नहीं होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट हो चाहे पास्ट इंडेफिनिट हो, इसके साथ फॉर और सिंस का प्रयोग नहीं सही होता है। तो ये वाला क्या हो जाएगा, आपका गलत हो गया, सेंटेंस हो गया। इसका सही रूप लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, सही होगा तो क्या हो जाएगा, आई हैव बीन ईटिंग राइस फॉर एन आवर। ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो फॉर और सिंस के साथ ये बात को ध्यान में रखना है। आइए हम तीसरा क्वेश्चन को बनाते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, द ऑफिसर अलोंग विथ हिज फैमिली मेंबर्स वर इनवाइटेड एट द रिसेप्शन पार्टी ऑर्गेनाइज्ड बाय हिज एम्प्लॉयर। तो इसमें कहाँ पे एरर है, तो इसमें एरर जो है बी पार्ट में है। बी में क्या होगा, वर के स्थान पे
वर के स्थान पे वाज का प्रयोग होगा। वर के स्थान पर वाज का प्रयोग होगा। क्यों होगा अब समझेंगे कि जब सेंटेंस में एलोंग विथ आ जाए, क्या आ जाए, एलोंग विथ या टुगेदर विथ या एज वेल एज इन एडिशन टू या विथ या इन, तो वर्ब इनके पहले आने वाले सब्जेक्ट के अनुसार होता है, सब्जेक्ट के अनुसार होता है। तो ध्यान से देखिएगा, एलोंग विथ के पहले जो है द ऑफिसर है, इसलिए ऑफिसर सिंगुलर है, तो इसलिए वर्ब भी क्या हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा। तो इस सेंटेंस में क्या है, द ऑफिसर सब्जेक्ट होगा, ऑफिसर जो है सिंगुलर में है, इसलिए वर्ब भी क्या होगा, सिंगुलर में होगा। और वर्ब क्या अनुसार सिंगुलर हो जाएगा, तो वाज होगा। वर्ब जो होता है वह प्लुरल होता है। आपको मालूम होना चाहिए कि वर्ब जो सिंगुलर कितने होते हैं। तो सिंगुलर वर्ब कितने होते हैं, इसको भी जानकारी मैं दे दूं। तो सिंगुलर वर्ब जो होता है वह कौन कौन सा होता है, वर्ब का पांचवा रूप जिसमें एस या ईएस लगता है वो पांचवा होता है, ये सिंगुलर वर्ब कहलाता है। बाज सिंगुलर हो गया, और कौन हो जाता है, डज सिंगुलर हो जाता है, हैज सिंगुलर होता है, इज सिंगुलर होता है। ये सब जो वर्ब है 1 2 3 4 5, ये सारे वर्ब क्या कहलाते हैं, सिंगुलर वर्ब कहलाते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट तो सिंगुलर क्या होता है, वर्ब होता है। अब प्लुरल वर्ब जो होता है, प्लुरल वर्ब 6 के मात्रा में होता है। जैसे पहला रूप जितना है सबके सब प्लुरल होता है। जैसे कि गो की बात करेंगे तो ये प्लुरल वर्ब है, और जबकि गोज की बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, सिंगुलर वर्ब हो जाएगा। फिर हो जाएगा आपका डू हो जाएगा, आपका बर हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, हैव हो गया आपका प्लुरल, आर भी होता है प्लुरल, और एम भी माना जाता है प्लुरल में ही माना जाता है। तो ये सारे प्लुरल वर्ब होता है। तो बात समझ में आ गया होगा कि एलोंग विथ हो या इन एडिशन टू हो, एज वेल एज हो, या कोई प्रीपोजिशन हो उससे को जुड़ा हुआ होगा। तो जो वर्ब जो होता है वो प्रथम सब्जेक्ट के अनुसार होता है। सब्जेक्ट जो हो जाता है वो उसके पहले वाला, जस्ट पहले वाला हो जाता है, और वो सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या होता है, सिंगुलर होगा। इसलिए बर के स्थान पर क्या प्रयोग होगा यहाँ पे, तो बाज का प्रयोग होगा। आइए हम चौथा क्वेश्चन को देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है, एज सुन एज आई विल रीच पटना, जैसे ही मैं पटना पहुंचूंगा। इसका अर्थ है मैं जैसे ही पटना पहुंचूंगा, आई विल सेंड यू द बुक्स, मैं तुमको किताब भेज दूंगा। यू हैव आस्क्ड फॉर, आस्क फॉर का मतलब होता है मांगना, जो तुमने मांगा था। आस्क फॉर का मतलब होता है मांगना होता है, एक फ्रेजल वर्ब है। तो इसमें कहाँ पर सेंटेंस में गलत है ये पकड़ना है हमको। तो आपको मालूम होना चाहिए या मालूम होगा कि एक सेंटेंस में 2 बार, एक ही सेंटेंस में 2 बार बिल या सेल का प्रयोग नहीं होता है। एक सेंटेंस में 2 बार बिल या सेल का प्रयोग नहीं होता है। अब सवाल होता है कि कहाँ पर होता है और कहाँ पर नहीं होता है। तो कभी भी कंजंक्शन के बाद बिल या सेल का प्रयोग नहीं होता है, तो यहाँ पर नहीं होगा। जैसे एज सुन एज के बाद नहीं होगा, एज लॉन्ग एज के बाद नहीं होगा, एज लॉन्ग एज के बाद नहीं होगा, इफ के बाद नहीं होगा, और किसके बाद नहीं होगा, टिल के बाद नहीं होगा, और क्या होगा, अनटिल के बाद नहीं होगा, अनलेस के बाद नहीं होगा, फिर वेन के बाद नहीं होगा, फिर क्या होगा, बिफोर के बाद नहीं होगा, फिर क्या होगा, आफ्टर के बाद नहीं होगा।
इन सब जितने भी कंजंक्शन है, कंजंक्शन के बाद बिल का प्रयोग या शैल का प्रयोग नहीं होता है, बिल या शैल का प्रयोग नहीं होता है। तो एज सुन एज के बाद देखिएगा ये सेंटेंस में यहाँ पर बिल है तो यहाँ पर बिल नहीं प्रयोग होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग होगा और प्रेजेंट इंडेफिनिट के रूप में जो है बिल का प्रयोग नहीं होता है। इसलिए पार्ट ए में बिल का प्रयोग नहीं होगा, सिर्फ इसका यही होगा, यही हम लिख पाएंगे, यही इसका डिस्कशन हम कर पाएंगे कि पार्ट ए में बिल का प्रयोग नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि कंजंक्शन के बाद, इन कंजंक्शन के बाद जो है बिल या शैल का प्रयोग नहीं होता है। एक बात और ध्यान देने वाली बात है, क्या कौन सी बात है कि टिल है, जैसे टिल एक आया ये नेगेटिव है, अनटिल हो गया ये भी नेगेटिव है, और क्या है अनलेस है, इसके बाद तुरंत बाद, इसके तुरंत बाद नो, नॉट, नेवर या नेगेटिव जैसा शब्द का प्रयोग नहीं होता है। किसके बाद? टिल के बाद, अनटिल के बाद और अनलेस के तुरंत बाद, सब्जेक्ट के तुरंत बाद वर्ब में कभी भी नो या नॉट या नेवर या कोई नेगेटिव जैसा जो सेंस भी दे रहा है वह इसके बाद नहीं होता। इसलिए नहीं होता क्योंकि ये खुद क्या है, एक नेगेटिव होता है। तो इसका यही आंसर हो जाएगा। चौथा का आंसर क्या हो जाएगा कि बिल का प्रयोग नहीं होगा। आइए हम पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन है आवर हाउसिंग सोसाइटी कंप्राइजेज का मतलब होता है, कंप्राइज का मतलब होता है शामिल होना। कंप्राइजेज 8 blocks and 40 flats on an area of about 1000 square meters। कहने का मतलब है कि हमारे हाउसिंग सोसाइटी में 8 ब्लॉक है, 40 फ्लैट है और एरिया जो है 1000 स्क्वायर फीट में फैला हुआ है। तो इसमें कहाँ पे किस पार्ट में गलत है? सेंस से कोई गलत है नहीं, पूर्ण रूप से पहले सेंस देखना चाहिए उसके बाद ग्रामर पर आना चाहिए। तो हर पार्ट में देखेंगे कहाँ पर कोई ग्रामर का कौन पार्ट सा एरर है। तो ध्यान से देखिएगा, कंप्राइज जो है, कंप्राइज के साथ ऑफ का प्रयोग नहीं होता है। कंप्राइज के साथ ऑफ का प्रयोग, कंप्राइज के साथ ऑफ का प्रयोग नहीं होता है। और देखिएगा डिस्पाइट के साथ भी ऑफ का प्रयोग नहीं होता है। डिस्पाइट के साथ भी ऑफ का प्रयोग नहीं होता है। इन्वेस्टिगेट के साथ इनटू का प्रयोग नहीं होता है। और मैरी के साथ विथ का प्रयोग नहीं होता है। मैरी के साथ विथ का प्रयोग नहीं होता है। डिस्क्राइब के साथ अबाउट का प्रयोग नहीं होता है या डिस्कस के साथ भी अबाउट का प्रयोग नहीं होता है। और इंटर के साथ इनटू का प्रयोग नहीं होता है। तो इन शब्द के साथ इन प्रपोजिशन का प्रयोग नहीं हो पाता है। तो कंप्राइज के साथ ऑफ का प्रयोग नहीं होगा, सिर्फ ऑफ हटा देंगे, इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। पार्ट ए में ऑफ को डिलीट करना होगा। क्यों डिलीट करेंगे? क्योंकि कंप्राइज जो होता है ऑफ प्रीपोजिशन नहीं ले पाता है, इन शब्दों के साथ प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं हो पाता है। हाँ, मैरी के साथ प्रयोग टू होता है, कब? जब पैसिव वॉइस में होता है तब, लेकिन एक्टिव वॉइस में मैरी के साथ विथ का प्रयोग नहीं होता है। तो ऐसा नहीं लिखेंगे आई मैरी विथ कोई किसी का नाम हो गया, आई मैरी विथ हर नहीं लिख सकते हैं, लेकिन ऐसा हम लिख सकते हैं कि आई एम मैरिड टू हर, ऐसा लिखा जा सकता है। तो मैरी के साथ एक्टिव वॉइस में विथ का प्रयोग नहीं होता है, अब इन शब्दों के साथ भी प्रयोग नहीं हो पाता है। तो कंप्राइज के साथ ऑफ का प्रयोग नहीं होता है। तो आइए हम 6 क्वेश्चन को देखते हैं। छठा क्वेश्चन है आ नेशनल वाइड सर्वे हैज ब्रॉट अप एन इंटरेस्टिंग फाइंडिंग रिगार्डिंग इन्फेंट मोर्टलिटी रेट इन इंडिया। इन्फेंट का मतलब क्या होता है? नवजात शिशुओं की मृत्यु दर जो है भारत में, उसके बारे में सर्वे किया गया है। और एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट जो है वह
प्रकाशित किया गया है उसके संदर्भ में। तो यहाँ पर गलती जो है बी पार्ट में है। क्या है बी पार्ट में? ब्रॉट। ब्रॉट जो होता है ब्रिंग का दूसरा रूप होता है, ठीक है, या तीसरा रूप होता है। ब्रिंग का यहाँ पर तीसरा रूप होगा क्योंकि हैज के बाद भी थ्री का प्रयोग होता है। तो ब्रिंग अप का मतलब जो होता है पालन पोषण करना होता है, पालन पोषण करना होता है। ब्रिंग अप मतलब होता है पालन पोषण करना होता है। तो यहाँ पर तो कोई सर्वे को पालन पोषण को करना होगा नहीं, लेकिन यहाँ पर जो सही अर्थ जो होना चाहिए इसमें यहाँ पर प्रीपोजिशन जो अप के जगह पर आउट होना चाहिए। ब्रिंग आउट के मतलब होता है, ब्रिंग आउट का मतलब होता है प्रकाशित करना, पब्लिश करना होता है, प्रकाशित करना होता है। ब्रिंग आउट का मतलब होता है प्रकाशित करना होता है। तो अप के स्थान पर क्या हो जाएगा? यहाँ पे अप के स्थान पर क्या हो जाएगा? आउट हो जाएगा। ब्रिंग आउट का मतलब होता है प्रकाशित करना। जो नेशनल वाइड पूरे देश में जो सर्वे किया गया उसको प्रकाशित किया गया है, इसके बारे में कहा जा रहा होता है। यहाँ पर जो है आपको फ्रेजल वर्ब से संबंधित गलत दिया हुआ है, तो सही क्या हो जाएगा? ब्राउट आउट का प्रयोग हो जाएगा। अप के जगह पर क्या होगा? आउट होगा, क्योंकि अप का मतलब होता है लालन पालन करना होता है। यहाँ लालन पालन तो किया नहीं जाएगा, है ना। किसका प्रयोग होगा? प्रकाशित। कोई भी सर्वे होता है उसको पब्लिश किया जाता है, ना कि लालन पालन किया जाता है। इसलिए सही अर्थ यहाँ पर क्या हो जाएगा? अप के जगह पे आउट का प्रयोग होगा। आइए हम 7वां क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर है, वन ऑफ माई गुड क्वालिटी इज दैट आई डू नॉट टेक थिंग्स लाइक दिस वेरी सीरियसली। तो यहाँ पर वन ऑफ के बाद नाउन जो होता है वह प्लुरल होता है, और जबकि वर्ब जो होता है सिंगुलर होता है। देखेंगे वर्ब तो सिंगुलर है, लेकिन यहाँ पर नाउन जो आया है, नाउन क्वालिटी जो है वह सिंगुलर है। वन ऑफ के बाद नाउन क्या होता है? प्लुरल होता है। तो हो जाएगा क्या? क्वालिटीज हो जाएगा, क्वालिटीज हो जाएगा। मालूम होना चाहिए वन ऑफ के बाद हो, चाहे ई आइदर ऑफ के बाद हो, आइदर ऑफ के बाद हो, ईच ऑफ के बाद हो, एनी के बाद ऑफ का प्रयोग हो, ठीक है, नन के बाद ऑफ का प्रयोग हो, कोई भी ऑफ के बाद प्रयोग होता है तो नाउन जो होगा वो प्लुरल होगा, प्लुरल नाउन का प्रयोग होता है। इसके बाद किसका प्रयोग होगा? प्लुरल नाउन का प्रयोग होगा। ए नंबर ऑफ हो, ए नंबर ऑफ का प्रयोग हो, चाहे द नंबर ऑफ का प्रयोग हो, किसी के बाद ऑफ के बाद नाउन जो होगा वह क्या होता है? प्लुरल का प्रयोग होता है। नाउन हमेशा किसके इसके बाद क्या होगा? प्लुरल का प्रयोग होता है। साथ साथ ये भी आपको जानकारी होनी चाहिए, क्या जानकारी होनी चाहिए कि एडजेक्टिव के बाद, एडजेक्टिव या एडवर्ब के बाद जो होता है वह हमेशा एडवर्ब का प्रयोग होता है। एल वाई जुटा हुआ होता है तो वह एडवर्ब होता है। तो यहाँ सीरियसली जो है वह क्या है? एडवर्ब है, क्योंकि वेरी जो शब्द जो होता है वह एडवर्ब है। एडवर्ब को वह क्वालिफाई करता है। अगर यहाँ सीरियस लिखा होता है तो भी गलत हो जाता, क्योंकि वेरी जो है वह क्या है? एडवर्ब आ जाता है, और एडवर्ब जो है वह किसको क्वालिफाई करता है? एडवर्ब को करता है। किसको एडवर्ब क्वालिफाई करता है? तो आपको एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है, और एडवर्ब खुद को करता है, प्रीपोजिशन को क्वालिफाई करता है। इसीलिए एल वाई से जुटा हुआ होता है तो वह एडवर्ब हो जाता है। सीरियस एडजेक्टिव है, अब वेरी जो है अब एडवर्ब है। तो सीरियस होता तो गलत होता है, लेकिन यहाँ पर डी में सीरियसली किया हुआ है जो सही है, तो डी पार्ट सही है, कोई दिक्कत है नहीं। तो यहाँ पे कौन सा पार्ट में गलत था? तो ए पार्ट में गलत था। वन ऑफ के बाद नाउन क्या होता है? प्लुरल होता है, और वर्ब क्या होते हैं? सिंगुलर होते हैं। चलिए आइए 8 क्वेश्चन में। 8वां है, इट बीइंग अ प्लीजेंट मॉर्निंग। कहने का मतलब है कि सुबह का मौसम जो है, सुबह जो है बड़ा मनमोहक था, बड़ा बहुत सुंदर था। इसलिए आई डिसाइडेड, इसलिए मैंने निर्णय किया, टू गो आउट, बाहर निकलने का, और ऑन वॉकिंग इन द गार्डन। अब देखिए यहाँ पर गलत जो दिया हुआ है, आप बाकी सब जगह सही है।
और बाकी सब जगह क्या है, सही का प्रयोग किया हुआ है। यहाँ पर ईट का प्रयोग निश्चित रूप से होगा, यहाँ पर नेचुरल फेनोमेनल है इसलिए ईट का प्रयोग हुआ है। तो इट बीइंग अ प्लेजेंट मॉर्निंग मतलब बहुत मनमोहक मॉर्निंग था, इसलिए मैंने निश्चय किया गार्डन में घूमने का, टहलने का निश्चय किया। ऑन वॉकिंग जो है डी पार्ट में गलत है। ऑन वॉकिंग का मतलब होता है, ऑन वॉकिंग जो है उसका मतलब होता है टहलते हुए होता है, टहलते हुए होता है। यहाँ पर टहलते नहीं हुआ है, टहलने के लिए गया है। तो टहलना के अंग्रेजी जो है यहाँ पर हो जाएगा ऑन अ वॉक हो जाएगा। ऑन अ वॉक मतलब हो गया टहलना। क्या हो गया, टहलना। गार्डन में टहलना ऑन अ वॉक, पैदल चलना, उन्हें घूमना, ये क्या होता है, ऑन अ वॉक होता है, गार्डन में घूमना होता है। तो ऑन वॉकिंग के स्थान पर क्या हो जाएगा, ऑन अ वॉक हो जाएगा, टहलना हो जाएगा। ऑन वॉकिंग का मतलब क्या होता है, टहलते हुए। ये जो है पार्टिसिपल है, यहाँ पार्टिसिपल का कोई प्रयोग नहीं होता है। पार्टिसिपल का प्रयोग अक्सर जो होता है सेंटेंस के आरंभ में होता है, लेकिन यहाँ पर क्या है, आपको देना है किस रूप से, तो ऑब्जेक्ट के रूप में देना है। ऑन अ वॉक हो जाएगा। ऑन अ वॉक मतलब टहलना होता है, गार्डन में टहलना ऑन अ वॉक कहलाता है। आइए 9 नंबर देखते हैं। 9 में है वेन योर फादर इंक्वायर्ड अबाउट योर मार्क्स यू लाइड टू हिम हैव यू नॉट। कह रहा है कि जब तुम्हारे पिताजी ने तुम्हारे मार्क्स के बारे में पूछा तो क्या किया, यू लाइड टू हिम, झूठ बोल दिया ना, झूठ बोल दिया ना। ये जो है वह क्या है, क्वेश्चन टैक्स दिया हुआ है। ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन टैक्स जो है हैव यू नॉट करके दिया हुआ है, और जबकि क्वेश्चन टैक्स का सही मीनिंग जो होता है कि अगर सेंटेंस पॉजिटिव में है, अगर सेंटेंस पॉजिटिव में है तो उसका क्वेश्चन टैक्स जो होता है वो नेगेटिव में हो जाता है। और दूसरी बात, अगर सेंटेंस जो है पास्ट एंड डेफिनिट में हो, अगर सेंटेंस पास्ट एंड डेफिनिट में होता हो तो उसका क्वेश्चन टैक्स जो होता है वह क्या होता है, डिडंट होता है, और प्लस सब्जेक्ट होता है। प्लस सब्जेक्ट होता है, प्रोनाउन रूप देना होता है, प्लस प्रोनाउन रूप देना होता है। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर सब्जेक्ट है यू है, और लाइड जो है इसका दूसरा रूप है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, पास्ट एंड डेफिनिट में हो जाएगा। अब पास्ट एंड डेफिनिट में जो हेल्पिंग वर्ब जो होता है वह डीड होता है, और डीड के साथ जब नेगेटिव लगाते हैं तो क्या हो जाएगा, डिडंट हो जाएगा। और यहाँ सब्जेक्ट कौन सा है, यू है। तो यहाँ पर हैव यू नॉट के जगह पे, हैव यू नॉट के जगह पर डी में क्या हो जाएगा, डिडंट हो जाएगा, डिडंट हो जाएगा। और सब्जेक्ट है यू है तो यू हो जाएगा, और क्वेश्चन मार्क लगा दिया जाता है। इसका सही अर्थ ये हो जाएगा। आइए हम 10वां क्वेश्चन पढ़ते हैं। 10 क्वेश्चन है, माई ऑब्जर्वेशन इज दैट बिटवीन राघव एंड दीपा राघव इज द मोस्ट इंटेलिजेंट। इस पार्ट किस पार्ट में एरर है, तो यहाँ पर 2 की चर्चा है, राघव और दीपा 2 गो की चर्चा है। और जब भी 2 की चर्चा होता है वहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग नहीं होता है। 2 के लिए सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग कभी भी नहीं होता है, 2 से अधिक के लिए सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मोस्ट के जगह पर किसका प्रयोग होगा, डी पार्ट में मोस्ट के जगह पर मोर का प्रयोग होगा। मोस्ट के स्थान पर मोर का प्रयोग होगा। क्यों मोर का प्रयोग होगा, क्योंकि 2 के लिए जो होता है वह किसका प्रयोग किया जाता है, वह कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग होता है। जब 2 गो में से किसी एक को सिलेक्शन करने की बात करते हैं तो वहाँ पर हमेशा कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग किया जाता है। तो इसीलिए मोस्ट का प्रयोग न होकर किसका प्रयोग होगा, मोर का प्रयोग होगा। तो 10 क्वेश्चन हमने कॉमन एरर देखा। नेक्स्ट वीडियो में फिर से आपको मुलाकात करते हैं नेक्स्ट पार्ट लेकर।